हम लोग अपना चैप्टर रीड कर रहे थे द मेकिंग ऑफ अ साइंटिस्ट, दैट इज़ चैप्टर नंबर 6 फ्रॉम आवर फुटप्रिंट्स विदाउट फीट बुक बाय रॉबर्ट डब्ल्यू पीटरसन। एंड हम लोगों ने बच्चे ये चैप्टर रीड किया था मेकिंग ऑफ अ साइंटिस्ट। इस चैप्टर में हम लोगों ने ये देखा था, ये स्टोरी जो थी ये किसके ऊपर है, ये एक यंग और ब्राइट साइंटिस्ट की स्टोरी है जिनका नाम है रिचर्ड एच ब्राइट। एंड उनकी जो परवरिश है, उनका कहाँ पे वो ग्रो अप हुए, पेंसिल्वेनिया में। एंड 24 की एज में उन्होंने एक नई थ्योरी अबाउट सेल लाइफ उन्होंने पब्लिश करी, उन्होंने एक पब्लिश कराया इसको पेपर में, और एक बहुत ही अच्छी और इंटरेस्टिंग थ्योरी के साथ इस वर्ड को इंट्रोड्यूस कराया। एंड अगर हम उनके चाइल्डहुड की बात करें तो चाइल्डहुड में उनको थिंग्स कलेक्शन का शौक़ था। वो क्या क्या कलेक्ट किया करते थे, रॉक्स, फॉसिल्स एंड कॉइन्स, बहुत सारी चीज़ें कलेक्ट करने का उनको बचपन से ही शौक़ था। एंड फिर हमने रीड किया था उनकी मदर का रोल उनकी लाइफ में। उनकी मदर का बहुत ही इम्पॉर्टेंट रोल था रिचर्ड ब्राइट को एक सक्सेसफुल साइंटिस्ट बनाने के पीछे। उनकी माँ का बहुत ही इम्पॉर्टेंट रोल था, ठीक है ना। कैसे वो हमेशा उनको एनकरेज करती थी और उनका इंटरेस्ट लर्निंग में डेवलप करती थी। उन्हें ट्रिप्स पे लेके जाया करती थी ताकि वहाँ पे जाके वो नई नई चीज़ों को देखें, एक्सप्लोर करें और नई नई चीज़ें सीखें। आफ्टर दैट वो उनके लिए टेलीस्कोप्स, माइक्रोस्कोप्स, कैमराज एंड माउंटिंग मटेरियल्स लेके आती थी। एंड जब हमारे रिचर्ड ब्राइट को ये लगा कि अब मेरा बटरफ्लाई से कनेक्शन, अब मेरा बटरफ्लाई से इंटरेक्शन ख़त्म हो गया है, उसी टाइम पे उसकी मम्मा ने उनको एक बुक ला के दी, दैट इज़ द ट्रेवल्स ऑफ मोनार्क एक्स, जिसकी वजह से उनका एक नया वर्ल्ड उनके लिए ओपन हो गया, ठीक है। तो आपको पता चल रहा होगा कितनी इम्पॉर्टेंट उसकी मम्मा ने रोल प्ले किया था उनको एक बहुत ही अच्छे साइंटिस्ट बनाने में। और उनकी फादर की डेथ के बाद वो रिची उनके पूरी ज़िंदगी बन गए थे। सिर्फ उनकी अकेली कंपेनियन उनकी मदर ही थी। एंड जब भी रिची खाली होते थे उस टाइम पे वो कोई ना कोई काम उनको करने के लिए दे देती थी, नॉट द फिज़िकल वर्क बट द मेंटल वर्क अबाउट लर्निंग न्यू थिंग्स एंड ऑल दैट। और उसको भी वो करना बहुत ही अच्छा लगता था हमारे रिचर्ड ब्राइट को, क्योंकि उनको पढ़ाई बहुत ही अच्छी लगती थी। और अगर हम उनके अर्ली चाइल्डहुड टैलेंट की बात करें, बचपन में उन्होंने क्या क्या किया था और क्या क्या अवार्ड्स जीते थे बचपन से ही, उसके बारे में हमने फिर बात करी थी। तो जब सिर्फ वो 2nd ग्रेड में थे तब तक उन्होंने 25 स्पीशीज़ बटरफ्लाई की कलेक्ट कर ली थी अपने होम टाउन के अराउंड। जितनी भी स्पीशीज़ उनको पाई गई थी विदिन 6 वीक्स उन्होंने 25 स्पीशीज़ बटरफ्लाई की क्या कर ली थी, कलेक्ट कर ली थी। तो बचपन से ही आपको पता चल रहा है कि वो बहुत ज़्यादा क्या थे, बहुत ही ज़्यादा एक करेजियस और उनके एक क्यूरियस माइंड के इंसान थे। फिर उसके बाद जब उनको लगा कि उनका बटरफ्लाई के साथ अब जो कनेक्शन है, बटरफ्लाई की रिसर्च और बटरफ्लाई के साथ जो वो कलेक्ट कर रहे हैं वो अब ख़त्म हो गया, उसी टाइम द ट्रेवल्स ऑफ मोनार्क एक्स। अब इस बुक में क्या लिखा हुआ था, इस बुक में लिखा हुआ था कि कैसे बटरफ्लाइज जो हैं माइग्रेट कर जाती हैं सेंट्रल अमेरिका की तरफ। और इस बुक के एंड में जो कि एक रिसर्चर थे, एक बहुत ही बड़े प्रोफेसर थे, डॉक्टर फ्रेडरिक युगार्ट, उन्होंने रीडर्स को इनवाइट किया था कि वो क्या करें, वो बटरफ्लाइज को टैग करें और उनकी स्टडी करें कि बटरफ्लाई कैसे माइग्रेट करती हैं, उनको टैग करके, ठीक है ना। तो अब इस बुक की हेल्प से हमारा रिचर्ड ब्राइट रिची एक बहुत ही बड़े साइंटिस्ट बने। इस बुक ने उनका करियर बना दिया, इसकी हेल्प से ही वो एक फेमस और वेल नोन साइंटिस्ट बन पाए, ठीक है। अब उन्होंने कहा, रिचर्ड ब्राइट ने आगे ये बात भी कही कि बहुत ही मुश्किल है एक एक बटरफ्लाई को कैच करना। इसलिए उन्होंने क्या करना शुरू किया, कुछ फ्लॉक ऑफ बटरफ्लाइज अपने बेसमेंट में ही उन्होंने रेस करनी शुरू कर दी। बेसिकली उन्होंने किया क्या, उन्होंने फीमेल मोनार्क पकड़ी और उनका पूरा जो साइकिल होती है बटरफ्लाई की, वो उसकी पूरी साइकिल उन्होंने करानी कहाँ पे शुरू कर दी, अपने बेसमेंट में ही करानी शुरू कर दी। दैट इज़ एग होता है, एग होता है बटरफ्लाई का। उसके बाद
एग से क्या निकलता है, एग से कैटरपिलर, फिर उसके बाद प्यूपा, एंड देन प्यूपा से हमारी एडल्ट बटरफ्लाई होती है। तो उन्होंने यही पूरा प्रोसेस लाइफ साइकिल अपने बेसमेंट में कराई। उन्होंने फीमेल मोनार्क कैच करी और वो एग ले करती थी और ये पूरा प्रोसेस चलता था। और फिर जैसे ही वो बटरफ्लाई में कन्वर्ट हो जाती थी, वो उसको क्या कर देते थे, टैग कर देते थे और उसे उड़ा देते थे। बट इस प्रोसेस से, ये करने से, ये टैगिंग करने से उनको ज़्यादा फीडबैक नहीं मिला, अच्छा फीडबैक उनको इससे नहीं मिला, इसलिए उन्होंने ये करना बंद कर दिया। उसके बाद क्या हुआ, उसके बाद जब वो 7th ग्रेड में हुए, उन्होंने साइंस फेयर में, काउंटी साइंस फेयर में पार्टिसिपेट किया और वो हार गए, उन्होंने लूज़ कर दिया। ठीक है ना भाई, तब उनको ये रियलाइज़ हुआ कि रियल साइंस होती क्या है। तब उनको पता चला कि रियल साइंस क्या होती है। मियर डिस्प्ले करना, कुछ भी डिस्प्ले कर देना, वो रियल साइंस नहीं है। आपको कुछ रियल एक्सपेरिमेंट दिखाना होता है जीतने के लिए। और जो विनिंग थे, जो विनर्स थे, जिन्होंने कुछ हासिल किया था, उन लोगों ने कुछ रियल एक्सपेरिमेंट दिखाया था। और हमारे रिचर्ड एब्राइट ने सिर्फ क्या दिखाए थे, मियर फ्रॉग टिश्यूज़ के स्लाइड्स डिस्प्ले किए थे कि कैसे फ्रॉग टिश्यूज़ माइक्रोस्कोप के अंदर दिखते हैं। ठीक है, तो उन्होंने सिर्फ क्या दिखाया था कि फ्रॉग टिश्यूज़ कैसे माइक्रोस्कोप के अंदर दिखाई देते हैं। उन्होंने सिर्फ यही, इसकी स्लाइड्स क्या करी थी, डिस्प्ले करी थी प्रोजेक्ट में। आगे उनकी और अचीवमेंट्स की अगर हम बात करें, तो फिर जब वो हार गए, जब वो उसमें उन्होंने लॉस कर दिया वो, उसके बाद उन्होंने डॉक्टर युगार्ट से सजेशंस मांगे, आइडियाज़ मांगे कि वो क्या करें, मतलब कैसे आगे एक्सपेरिमेंट्स करें। तो उनको बहुत सारे आइडियाज़ मिले, बहुत सारे सजेशंस मिले डॉक्टर युगार्ट की तरफ से, और वो बिज़ी रहे अपने पूरे हाई स्कूल में इनके ऊपर काम करते हुए। और इसकी हेल्प से उन्होंने जो एक्सपेरिमेंट्स करे थे, जो कि डॉक्टर युगार्ट ने उनको सजेशन दिए थे, उसके ऊपर काम करने के बाद उन्होंने बहुत सारे प्राइजेस जीते नेशनल एंड इंटरनेशनल लेवल पे। ठीक है, और जब वो 8th क्लास में हुए, तब उन्होंने एक ढूंढा कि एक वायरल डिसीज़ होती है जिसकी वजह से सारे मोनार्क कैटरपिलर्स मर जाते हैं कुछ टाइम के बाद। उन्होंने एक रीज़न ढूंढा, कोज मतलब क्या था, कि क्या वजह थी कि किस वजह से ये मोनार्क कैटरपिलर्स मर जाते हैं। तो उनको पता है कोई वायरल डिसीज़ है जिसकी वजह से ये मोनार्क कैटरपिलर्स थोड़े टाइम बाद मर जाते हैं। तो उन्होंने सोचा कि ये डिसीज़ किन से आ रही है, बीटल से आ रही है। बीटल्स क्या होते हैं, ये भी एक टाइप के इंसेक्ट होते हैं। तो उनको लगा ये जो डिसीज़ है, ये कौन कैरी ऑन कर रहा है, बीटल्स कैरी ऑन कर रहे हैं। तो उन्होंने इसके ऊपर डिस्कवरी करनी शुरू कर दी। क्या करना शुरू किया उन्होंने बीटल्स को उनकी प्रेजेंस में, मोनार्क कैटरपिलर्स की प्रेजेंस में दोनों को रखा, मतलब दोनों को एक ही एनवायरनमेंट के अंदर रखा। और फिर उन्होंने चेक किया कि ये तो भाई नहीं मर रहे इसकी वजह से, इसके ऊपर उनका रिजल्ट पॉजिटिव नहीं आया। मतलब पता चला कि ये तो बीटल्स की वजह से नहीं मर रहे हैं, कोई और ही रीज़न है जिसकी वजह से मरते हैं। तो इस प्रोजेक्ट में भी उन्होंने प्राइज़ वन किया। हालांकि ये नहीं पता चला कि भाई वो किसकी वजह से मर रहे हैं, बट उन्होंने जब ये शो किया कि ये बीटल्स की वजह से तो नहीं मर रहे, तो उनको इसके ऊपर भी प्राइज़ मिला। ठीक है, उसके बाद क्या हुआ, उन्होंने देखा कि जो वाइसरॉय बटरफ्लाइज है वो मोनार्क बटरफ्लाइज को कॉपी करती हैं। नेक्स्ट प्रोजेक्ट उनका किसके ऊपर था, उनका नेक्स्ट फेयर प्रोजेक्ट, साइंस फेयर प्रोजेक्ट था। ये टेस्टिंग के ऊपर था, इस थ्योरी के ऊपर था कि जो वाइसरॉय बटरफ्लाइज हैं वो किसको कॉपी कर रही हैं, मोनार्क बटरफ्लाइज को कॉपी करती है। क्यों वाइसरॉय बटरफ्लाइज मोनार्क को कॉपी करती हैं, क्योंकि जो वाइसरॉयज हैं दैट टेस्ट गुड टू द बर्ड्स, वो बर्ड्स को बहुत ही अच्छी लगती हैं टेस्ट में, और जबकि मोनार्क बटरफ्लाइज नहीं लगती बर्ड्स को। दैट्स वाई मोनार्क ट्राई करती है कि वो किसको वाइसरॉय ट्राई करती है कि वो किसको कॉपी करे, मोनार्क बटरफ्लाई को कॉपी करें। ठीक है बेटे, तो इस प्रोजेक्ट को भी फर्स्ट डिवीज़न मिली जूलॉजी डिवीज़न में। ठीक है, फर्स्ट रैंक इनको जूलॉजी में मिली। ये स्टूडेंट्स, तो यहाँ तक हम लोगों ने रीड किया था कि उन्होंने अब नेक्स्ट उनकी थ्योरी, उनका प्रोजेक्ट किसके ऊपर था, इसी के ऊपर था कि ये चेक करना कि जो वाइसरॉय बटरफ्लाइज है वो किसको कॉपी करती है, मोनार्क को कॉपी करती है। क्योंकि जो वाइसरॉयज हैं वो दैट टेस्ट गुड टू बर्ड्स। एंड इसके आगे आज हमें यहाँ से रीड करना है। एब्राइट्स प्रोजेक्ट वॉज टू सी वेदर इन फैक्ट बर्ड्स वुड ईट मोनार्क्स। अब एब्राइट का जो प्रोजेक्ट था वो किसके ऊपर था, वो यही चेक करने के ऊपर था कि क्या बर्ड्स मोनार्क को खाती हैं या मोनार्क्स को नहीं खाती हैं। ठीक है, अब एब्राइट का प्रोजेक्ट इसी के ऊपर था, ये चेक करना था उन्होंने कि क्या बर्ड्स मोनार्क बटरफ्लाइज को खाती हैं
ही फाउंड दैट अ स्टारलिंग वुड नॉट ईट ऑर्डनरी बर्ड फूड। और उन्होंने क्या पाया, उन्होंने अपनी रिसर्च के थ्रू ये पाया, एक स्टारलिंग बर्ड होती है इस तरह की, वो जो है वो ऑर्डनरी बर्ड फूड नहीं खाती है, जो कि बाकी बर्ड्स खाते हैं वो फूड नहीं खाती है स्टारलिंग बर्ड। इट वुड ईट ऑल द मोनार्क इट कुड गेट। और जो ये जो स्टारलिंग बर्ड है वो क्या खाती है, सिर्फ और सिर्फ मोनार्क बटरफ्लाई खाती है। जितनी भी मोनार्क इसको मिल जाए वो उतनी की उतनी मोनार्क खा लेती है, लेकिन बाकी बर्ड्स मोनार्क नहीं खाती हैं। ए ब्राइट सेड लेटर रिसर्च बाय द अदर पीपल श्योर दैट वाइसरॉय प्रोबेबली डू कॉपी द मोनार्क। और इब्राइट ने क्या कहा, बाद में और भी रिसर्चर्स ने रिसर्च करी और उन्होंने भी पाया कि जो वाइसरॉयज हैं वो किसको कॉपी करती है, मोनार्क को कॉपी करती हैं। मतलब उसी की रिसर्च कैरी ऑन हुई, बाकी लोगों ने भी यही रिसर्च के थ्रू बताया कि जो वाइसरॉयज बटरफ्लाइज हैं वो किसको कॉपी करती है, मोनार्क को कॉपी करती हैं। एंड दिस प्रोजेक्ट वाज प्लेस फर्स्ट इन द जूलॉजी डिवीजन एंड थर्ड ओवरऑल इन द काउंटी साइंस फेयर। और उनका ये प्रोजेक्ट, कौन सा प्रोजेक्ट कि वाइसरॉय मोनार्क को कॉपी करती है, उनका ये प्रोजेक्ट फर्स्ट डिवीज़न पे आया जूलॉजी में, और उन्होंने ओवरऑल काउंटी साइंस फेयर में, रीजनल साइंस फेयर में थर्ड डिवीज़न गेन करी। ठीक है, इस प्रोजेक्ट ने उनके थर्ड डिवीज़न गेन करी। इन हिज सेकेंड ईयर इन द हाई स्कूल रिचर्ड इब्राइट बिगेन द रिसर्च दैट लेड टू द डिस्कवरी ऑफ एन अननोन इंसेक्ट हार्मोन। अब भाई अपने हाई स्कूल के सेकेंड ईयर में रिचर्ड इब्राइट ने एक रिसर्च करी, जो कि उस रिसर्च वो किसके ऊपर थी, जिससे कि एक डिस्कवरी हुई एक अननोन इंसेक्ट हार्मोन की, एक अननोन इंसेक्ट हार्मोन की डिस्कवरी हुई। Indirectly, it also led to his new theory on the life of cells. Indirectly, इससे, इस डिस्कवरी से उनकी एक न्यू थ्योरी क्या बाहर निकल के आई, दैट इज़ किसके ऊपर, सेल्स की लाइफ के ऊपर। तब उनको ये पता चला कि हर एक लिविंग ऑर्गेनिज्म के अंदर एक बेसिक यूनिट होती है, एक सेल्स पाए जाते हैं। ठीक है, हर एक लिविंग ऑर्गेनिज्म के अंदर क्या पाए जाते हैं, सेल्स पाए जाते हैं। उनको इस डिस्कवरी से ये भी पता चला। The question he tried to answer was simple. What is the purpose of the 12 tiny gold spots on a monarch pupa? अब इस डिस्कवरी के थ्रू उन्होंने एक क्वेश्चन के आंसर देने की कोशिश करी। क्या क्वेश्चन का आंसर देने की कोशिश की कि ये जो मोनार्क प्यूपा है, इसके ऊपर जो छोटे छोटे 12 गोल्ड स्पॉट्स हैं, ये किस, इनका पर्पस क्या है, ये किस लिए हैं। उन्होंने इस बेसिक क्वेश्चन के आंसर देने के लिए इसकी डिस्कवरी करनी शुरू कर दी। Everyone assumed that the sports were just ornamental, Ebright said, but Dr. Ugart didn't believe it. अब इब्राइट ने क्या कहा, हर कोई ये एज्यूम करता था कि ये जो इसके ऊपर गोल्ड स्पॉट्स हैं ये सिर्फ ऑर्नामेंटल है। ऑर्नामेंटल का मतलब क्या है, सिर्फ डेकोरेटिव पर्पस के लिए हैं, मतलब फॉर डेकोरेशन। ओनली सिर्फ किस लिए हैं, ये डेकोरेशन के लिए इनके ऊपर, बटरफ्लाइज के ऊपर बने हुए हैं, मोनार्क प्यूपा के ऊपर बने हुए हैं, इनका और कोई पर्पस नहीं है। लेकिन डॉक्टर यूगार्ट इस चीज़ पे बिलीव नहीं करते थे, वो नहीं मानते थे कि ये सिर्फ और सिर्फ मियर डेकोरेशन पर्पस के लिए हैं, वो तो कुछ और ही सोचते थे। टू फाइंड द आंसर A bright and other excellent science student first had to build a device that showed that the spores were producing a hormone necessary for the butterfly's full development. अब इस क्वेश्चन का आंसर देने के लिए इब्राइट ने अपने फ्रेंड की हेल्प से, एक और उनका एक फ्रेंड था जो कि काफ़ी इंटेलिजेंट था, एक्सीलेंट साइंस स्टूडेंट की हेल्प से उन्होंने एक डिस्कवरी करी, उन्होंने एक डिवाइस बिल्डअप करी जो क्या शो करती थी, ये शो करती थी ये जो स्पोर्ट्स प्रोड्यूस हो रहे हैं, ये जो स्पोर्ट्स हैं, सॉरी, जो ये 12 गोल्ड स्पॉट्स हैं, ये एक हार्मोन रिलीज़ कर रहे हैं। ये क्या रिलीज़ करते हैं, हार्मोन रिलीज़ करते हैं, और ये हार्मोन्स बटरफ्लाई की पूरी डेवलपमेंट के लिए बहुत ज़्यादा ज़रूरी होते हैं। अगर ये गोल्ड स्पॉट्स नहीं होंगे इसके ऊपर, मोनार्क प्यूपा के ऊपर, तो ये हार्मोन सिक्रेट नहीं होगा, और हार्मोन सिक्रेट नहीं होगा तो ये इसकी पूरी डेवलपमेंट बटरफ्लाई की नहीं होगी। दैट्स वाई दीज आर नॉट ओनली फॉर ऑर्नामेंटल पर्पस, दे आर समवट नेसेसरी बिकॉज दे प्रोड्यूस हार्मोन दैट इज नेसेसरी फॉर देयर डेवलपमेंट। ठीक है, This project won a bright first place in the county science fair and entry into the international science and engineering fair. अब भाई इस प्रोजेक्ट जो उन्होंने ये प्रूव किया गोल्ड स्पोर्ट्स का, इस प्रोजेक्ट की हेल्प से उनको फर्स्ट प्लेस मिला काउंटी साइंस फेयर में, और इसकी हेल्प से ही वो इंटरनेशनल साइंस एंड इंजीनियरिंग फेयर में उनको एंट्री भी मिल गई। देयर ही वन थर्ड प्लेस फॉर जूलॉजी, और वहाँ पे इंटरनेशनल साइंस फेयर में उनको थर्ड प्लेस मिला जूलॉजी में, जूलॉजी के लिए। ही ऑल्सो गॉट अ चांस टू वर्क ड्यूरिंग द समर एट द एंटोमोलॉजी लेबोरेटरी ऑफ द वॉल्टर रीड आर्मी इंस्टीट्यूट ऑफ रिसर्च, और वहाँ पे उनको काम मिला समर ब्रेक में, कहाँ पे काम करने का मौका मिला उनको, चांस मिला लेबोरेटरी ऑफ वॉल्टर रीड आर्मी इंस्टीट्यूट ऑफ रिसर्च की लेबोरेटरी में।
ठीक है, काम करने का मौका मिला। क्लियर होगी बेटा बात। तो ये बहुत ही बड़ी रिसर्च सेंटर है, बहुत ही बड़ी लेबोरेटरी है ये वॉल्टर रीड आर्मी इंस्टीट्यूट ऑफ रिसर्च। ये बहुत ही बड़ा इंस्टीट्यूट है जहाँ की लेबोरेटरी में बहुत ही ज़्यादा सोफिस्टिकेटेड इंस्ट्रूमेंट्स पाए जाते हैं। एंड एंटोमोलॉजी में उन्होंने रिसर्च करी। एंटोमोलॉजी क्या होता है? एंटोमोलॉजी होता है स्टडी ऑफ इंसेक्ट्स की स्टडी की। लेबोरेटरी में उन्होंने क्या किया? रिसर्च किया, काम किया, उनको मौका दिया गया इसमें काम करने का, ठीक है, ड्यूरिंग द समर वेकेशन, समर के दौरान। एज अ हाई स्कूल जूनियर रिचर्ड एब्राइट कंटिन्यूड हिज एडवांस एक्सपेरिमेंट्स ऑन द मोनार्क प्यूपा। अब एज अ हाई स्कूल स्टूडेंट जूनियर रिचर्ड एब्राइट ने अपना काम जो है जारी रखा, एडवांस रिसर्च करते रहे, वो एक्सपेरिमेंट्स करते रहे मोनार्क प्यूपा के ऊपर। दैट ईयर इज प्रोजेक्ट वन फर्स्ट प्लेस एट द इंटरनेशनल साइंस फेयर। और उस साल इंटरनेशनल साइंस फेयर में उन्होंने फर्स्ट रैंक हासिल करी, फर्स्ट प्राइज उन्होंने हासिल किया। एंड गेव हिम, फिर से उनको दोबारा से चांस दिया गया। फर्स्ट टाइम तब दिया गया था, सेकेंड टाइम उनको फिर से चांस दिया गया आर्मी लेबोरेटरी में काम करने का ड्यूरिंग द समर वेकेशन, समर ब्रेक के दौरान उनको फिर से मौका मिला गया। कहाँ पे काम करने का? इतनी बड़ी लेबोरेटरी में काम करने का मौका मिला। In his senior year, now he was in the senior year, he went a step further. अब उन्होंने एक और स्टेप आगे रखा। He grew cells from a monarch wing in a culture and showed that the cells would divide and develop into normal butterfly wing scales only if they were fed the hormone from the gold spots। अब भाई जब वो सीनियर ईयर में हुए तो उन्होंने एक काम किया। उन्होंने क्या किया? उन्होंने सेल्स ग्रीव करने शुरू कर दिए। सेल्स ग्रीव करने शुरू कर दिए। कहाँ ग्रीव करने शुरू कर दिए? एक मेंटेन्ड टेम्परेचर के अंदर। कल्चर का मतलब क्या होता है? जो कि मोनार्क विंग्स के अंदर जो सेल्स होते हैं, ग्रीव सेल्स फ्रॉम अ मोनार्क विंग, उन्होंने क्या करा? उसको एक कल्चर के अंदर, कल्चर क्या होता है? मेंटेन्ड टेम्परेचर, मतलब एक टेम्परेचर सेट कर दिया रेगुलेटेड टेम्परेचर के अंदर। अब वो सेल्स की ग्रो करवाना उनको वहाँ पे शुरू कर दिया। और उन्होंने क्या बोला? उन्होंने ये शो किया ये जो सेल्स हैं वो डिवाइड एंड डेवलप, वो डेवलप होंगे एक नॉर्मल बटरफ्लाई विंग स्केल्स में। तभी डेवलप हो रहे हैं जब देवर फेड द हार्मोन, जब उनको वो हार्मोन मिल रहा है जो कि कौन रिलीज कर रहा है? वो गोल्ड स्पॉट्स रिलीज कर रहे हैं। अगर ये गोल्ड स्पॉट्स हार्मोन रिलीज ना करें तो ये जो विंग्स हैं आगे डेवलप ना हो, आगे डिवाइड ना हो और आगे डेवलप नहीं होंगे। तो उन्होंने यहाँ पे किसकी इंपॉर्टेंस बताई? इन्होंने गोल्ड स्पॉट्स की इंपॉर्टेंस बताई। ये जो गोल्ड स्पॉट्स हैं कितने ज़्यादा ज़रूरी हैं। अगर ये गोल्ड स्पॉट्स हार्मोन रिलीज़ नहीं करेंगे तो बटरफ्लाई डेवलप नहीं करेगी। और उन्होंने ये कहाँ पे शो किया? उन्होंने अपने ही एक रेगुलेटेड टेम्परेचर में सेल्स को ग्रीव करके ये साबित किया। ठीक है, ये जब साबित किया उन्होंने तो दैट प्रोजेक्ट वन फर्स्ट प्लेस फॉर द जूलॉजी एट द इंटरनेशनल फेयर। और इस प्रोजेक्ट ने उनको फर्स्ट रैंक दिलाई जूलॉजी में इंटरनेशनल फेयर में। ही स्पेंड द, और उसके बाद की समर, ग्रेजुएशन जब उनकी कंप्लीट हो गई उसके बाद की समर फिर से उन्होंने काम किया। कहाँ पे काम किया? आर्मी लेबोरेटरी में। और कौन सी लेबोरेटरी में उन्होंने काम किया? यूएस डिपार्टमेंट ऑफ एग्रीकल्चर की लेबोरेटरी में भी उन्होंने काम किया। ठीक है। द फॉलोइंग समर आफ्टर हिज फ्रेशमैन ईयर एट हार्वर्ड यूनिवर्सिटी, एब्राइट वेंट बैक टू द लेबोरेटरी ऑफ द डिपार्टमेंट ऑफ एग्रीकल्चर एंड डिड मोर वर्क ऑन द हार्मोन फ्रॉम द गोल्ड स्पॉट्स। अब आफ्टर फॉलोइंग समर, अब उनका फ्रेशमैन ईयर के बाद, मतलब उनके फर्स्ट ईयर के बाद हार्वर्ड यूनिवर्सिटी में एब्राइट फिर से काम करने के लिए कहाँ गए? लेबोरेटरी ऑफ डिपार्टमेंट ऑफ एग्रीकल्चर में काम करने के लिए गए। और उन्होंने और ज़्यादा वर्क किया, और ज़्यादा एक्सपेरिमेंट्स किए, और ज़्यादा रिसर्च करी हार्मोन्स के ऊपर, उन हार्मोन्स के ऊपर जो कौन रिलीज़ कर रहे थे? वो गोल्ड स्पॉट्स रिलीज़ कर रहे थे। यूजिंग द लेबोरेटरी सोफिस्टिकेटेड इंस्ट्रूमेंट्स ही वॉज एबल टू आइडेंटिफाई हार्मोन्स केमिकल स्ट्रक्चर। अब भाई वो जो इतनी बड़ी लेबोरेटरी थी वहाँ के आप समझदार हो कि इतनी अच्छी और इतनी हाई स्केल, इतनी बड़ी लेबोरेटरी में जो इंस्ट्रूमेंट्स अवेलेबल होंगे वो बहुत ही ज़्यादा सोफिस्टिकेटेड और वेल मेड होंगे, है ना। तो वहाँ पे उन्होंने उस सोफिस्टिकेटेड इंस्ट्रूमेंट्स पे काम करके ये आइडेंटिफाई करा कि हार्मोन का केमिकल स्ट्रक्चर क्या है। ठीक है, वो क्या आइडेंटिफाई कर पाए कि इन हार्मोन्स का केमिकल स्ट्रक्चर क्या है। A year and a half later, during his junior year, Ebright got the idea for his new theory about cell life. और year and a half later, यानी कि कब? करीब 1.5 साल के बाद, 1.5 साल के बाद उनके जूनियर ईयर में, 1.5 साल के बाद
एब्राइट को आइडिया मिला किसके बारे में, एक नई थ्योरी के बारे में, सेल लाइफ के ऊपर। इसके ऊपर रिसर्च करते करते उनको एक न्यू डिस्कवरी हुई, उनकी एक नई थ्योरी उनके रिलीज़ हुई, एक नई थ्योरी बाहर निकल के आई किसके ऊपर थी, जो कि सेल लाइफ के ऊपर थी। उनको तब ये रियलाइज़ हुआ क्या कि सेल्स होते हैं, हर एक लिविंग ऑर्गेनिजम्स के अंदर सेल्स पाए जाते हैं। इट केम वाइल ही वॉज लुकिंग एट द एक्सरेज रिपोर्ट्स। और ये थ्योरी ये उनको कैसे पता चला, वो क्या कर रहे थे, एक्सरे रिपोर्ट्स देख रहे थे, एक्सरे फोटोज़ देख रहे थे, किनकी, उन हार्मोन की। ये मैंने बताया ना, ये जो हार्मोन्स है, इन हार्मोन्स के केमिकल स्ट्रक्चर की एक्सरे रिपोर्ट्स देख रहे थे। एंड यू वेरी वेल नोन, वेरी वेल फेमिलियर अबाउट एक्सरेज रिपोर्ट्स की एक्सरेज रिपोर्ट्स क्या होती हैं, आप लोगों को पता होगा। तो एक्सरे रिपोर्ट्स जो थी उन हार्मोन्स की केमिकल स्ट्रक्चर, हार्मोन्स की केमिकल स्ट्रक्चर की वो एक्सरे रिपोर्ट्स देख रहे थे, एक्सरे फोटोज़ देख रहे थे। तब उनको तभी इन्हीं के दौरान उनकी एक नई थ्योरी उनकी डेवलप हुई। उसका आइडिया उनको मिला कि हर एक लिविंग ऑर्गेनिज्म के अंदर क्या पाया जाता है, सेल पाया जाता है। ठीक है। When he saw those photos, Ebright didn't shout Eureka or even I have got it, but he believed that along with its findings about insect hormones, the photos gave him the answer to one of the biology's puzzles: how the cell can read the blueprint of its DNA. अब जब उन्होंने ये एक्सरे फोटोज़ देखी, एब्राइट खुशी से चिल्लाए नहीं यूरेका का मतलब क्या होता है, यूरेका का मतलब होता है अ क्राई ऑफ ट्रायम्फ एट अ डिस्कवरी ऑफ समथिंग। एकदम से चिल्लाना, येस आई हैव गॉट इट, चिल्लाए नहीं वो एकदम से, जैसे विक्ट्री हासिल करने के बाद एकदम से उन्होंने यूरेका नहीं बोला, ना ही ये बोला कि मुझे मिल गया है आंसर, मुझे मिल गया है। बस वो क्या बिलीव करते थे, उन्होंने इस बात पे बिलीव किया कि अलॉन्ग विद हिज फाइंडिंग्स अबाउट इंसेक्ट हार्मोन्स, इस इंसेक्ट हार्मोन्स की फाइंडिंग के साथ साथ इन एक्सरे फोटोज़ ने उनको एक और चीज़ का आंसर दिया है। एक बहुत ही बड़ी बायोलॉजी की पज़ल जो है वो आज सॉल्व हुई है। और वो क्या पज़ल थी कि कैसे ये जो सेल्स होते हैं वो क्या रीड करते हैं, डीएनए का ब्लूप्रिंट, अपने डीएनए का ब्लूप्रिंट रीड करते हैं। समझ में आई बेटा बात। डीएनए आप लोगों को पता होगा, आप सब व्हाट इज़ डीएनए, डीऑक्सी राइबो न्यूक्लिक एसिड। तो तब उनकी ये एक बहुत बड़ी बायोलॉजी की पज़ल जो थी वो सोल्व हुई। कि क्या पज़ल थी वो, कि कैसे जो सेल्स होते हैं वो रीड करते हैं ब्लूप्रिंट, अपने ही डीएनए का ब्लूप्रिंट रीड करते हैं। यानी कि कहने का मतलब क्या है, आप लोगों को पता है, यू आर अ साइंस स्टूडेंट, एक सेल होता है, सेल के अंदर ही न्यूक्लियस पाया जाता है। ठीक है। और न्यूक्लियस के अंदर क्रोमोसोम होता है एंड क्रोमोसोम के अंदर डीएनए होता है। ठीक है। और हर सेल के अंदर डीएनए पाया जाता है। ठीक है, जो कि जेनेटिक इन्फॉर्मेशन कैरी करता है। और ये क्या करता है, डीएनए जेनेटिक इन्फॉर्मेशन कैरी करता है। ठीक है। और वो ही ये बताता है कि कौन सा ऑर्गेनिज्म है, मतलब ये किसका सेल है, ये कौन सा ऑर्गेनिज्म है, ये एक ह्यूमन बीइंग है, ये इंसेक्ट है, या ये कौन है। ठीक है। डीएनए से ही पता चलता है कि लिविंग ऑर्गेनिज्म कैसा है। ठीक है। तो ये क्या करता है, ये एक ब्लूप्रिंट है, डिज़ाइन प्लान जिसे हम बोलते हैं वो है। तो डीएनए इज़ अ सब्सटेंस in the nucleus of a cell and controls the heredity. And you know that DNA is a substance that is present in the nucleus of a cell and it controls the heredity. It determines the form and function of the cell. ये क्या करता है, फंक्शन सेल का क्या करता है, सेल का फंक्शन डिटरमाइन करता है, फॉर्म डिटरमाइन करता है। इसीलिए डीएनए को ब्लूप्रिंट बोला जाता है, लाइफ का ब्लूप्रिंट बोला जाता है। ब्लूप्रिंट आपको पता ही है, जैसे कि डिज़ाइन या फिर प्लान बोला जाता है। हेरिडिटी को कंट्रोल कैसे करते हैं, ये यही सब कुछ रेगुलेट करता है। ओके बेटा। तो ये करते करते उन्होंने इतनी बड़ी पजल, इतनी बड़ी मिस्ट्री भी बायोलॉजी की सॉल्व कर दी। आगे रीड करते हैं क्या हुआ। Ebright and his college roommate James R. Wong worked all night drawing pictures and constructing plastic models of molecules to show how it could happen. Ebright और उनके कॉलेज रूममेट, जिनका नाम यहाँ पे मेंशन है बच्चे, जेम्स आर वोंग, उन्होंने पूरी रात वर्क किया इसके ऊपर, पिक्चर्स ड्रॉ करी, प्लास्टिक मॉडल्स बनाए मॉलिक्यूल्स के, ये शो करने के लिए कि ये सब कैसे होता है, पूरा इसका प्रोसीजर। टुगेदर दे लेटर रॉट द पेपर दैट एक्सप्लेन द थ्योरी। और उसके बाद उन्होंने पेपर लिखा, रिसर्च पेपर लिखा, जिसमें ये पूरी थ्योरी एक्सप्लेन की गई थी। Surprisingly, no one who knew him, Richard Ebright graduated from Harvard with the highest honor, second in the class of 1510. अब कोई अननोन बंदा, मतलब
सभी नोन बंदे, कोई भी सरप्राइज़ नहीं हुआ क्योंकि सभी को पता था कि रिचर्ड ए ब्राइट बहुत ही ज़्यादा इंटेलिजेंट बच्चे हैं, बहुत ही इंटेलिजेंट माइंड है, शार्प माइंड है। तो जो कि सब उनको जानते थे, कोई भी ये देख के सरप्राइज़ नहीं हुआ। रिचर्ड ए ब्राइट ग्रेजुएट हुए हार्वर्ड यूनिवर्सिटी से हाईएस्ट ऑनर्स के साथ एंड ही गोट सेकेंड पोजीशन इन द क्लास ऑफ 1510. A Bright went on to become a graduate student researcher at Harvard Medical School, and he became a graduate student researcher at Harvard Medical School after that, and there he became, वहाँ पे उन्होंने अपनी एक्सपेरिमेंट्स, अपनी थ्योरी को टेस्ट करने के लिए शुरू कर दिए। जब वो क्या बन गए थे, एक ग्रेजुएट स्टूडेंट रिसर्चर बन गए थे हार्वर्ड मेडिकल स्कूल में, और वहाँ पे उन्होंने अपने एक्सपेरिमेंट्स इस थ्योरी के ऊपर करने शुरू कर दिए। इफ़ द थ्योरी प्रूव्स करेक्ट इट विल बी द ग्रेट स्टेप टुवर्ड्स अंडरस्टैंडिंग द प्रोसेस ऑफ लाइफ। उन्होंने क्या कहा, उन्होंने ये बात बोली कि अगर ये थ्योरी करेक्ट प्रूव होती है तो ये एक बहुत ही बड़ा स्टेप होगा इस लाइफ के प्रोसेस को समझने का। इनफैक्ट इससे और क्या होगा, नई आइडियाज़ मिलेंगे। इट माइट ऑल्सो लेड टू न्यू आइडियाज़, कुछ टाइप्स के कैंसर को प्रिवेंट करने के आइडियाज़ मिलेंगे और कुछ और हजार्डस डिसीजेस को कंट्रोल करने के, प्रिवेंट करने के आइडियाज़ मिलेंगे। ऑल ऑफ दिस इज पॉसिबल बिकॉज ऑफ ए ब्राइट्स साइंटिफिक क्यूरोसिटी। अंडरलाइन दीज वर्ड्स, ये सब चीज़ें पॉसिबल हो सकी सिर्फ और सिर्फ ए ब्राइट की साइंटिफिक क्यूरोसिटी होने के बावजूद। मतलब उनके अंदर एक साइंटिफिक क्यूरोसिटी थी, चीज़ों को जानने की इच्छा। पहले ही मैंने आपको बता दिया था, ही हैड अ ड्राइविंग क्यूरोसिटी, शार्प माइंड, है ना। तो उनके अंदर साइंटिफिक क्यूरोसिटी थी, इस वजह से ये सब चीज़ें क्या हुई, पॉसिबल हुई। हिज हाई स्कूल रिसर्च into the purpose of His high school research into the purpose of the sports on a monarch pupa eventually led him to his theory of cell life. उनका हाई स्कूल का प्रोजेक्ट रिसर्च जो कि किसके ऊपर था, वही मोनार्क प्यूपा के ऊपर, जो स्पोर्ट्स होते हैं, गोल्ड स्पोर्ट्स। इवेंचुअली एज अ रिजल्ट उनको किसके ऊपर लेके आया, इस थ्योरी के ऊपर लेके आया, सेल लाइफ की थ्योरी के ऊपर लेके आया। देखो कहाँ से उन्होंने रिसर्च करनी शुरू हुई थी और एट लास्ट उनको किसका आंसर मिला। ठीक है, Richard E. Bright has been interested in science since he first began collecting butterflies, but not so deeply that he hasn't time for other interest. Richard E. Bright साइंस में इंटरेस्टेड हुए, इंटरेस्ट उनका बना तब से जब से वो बटरफ्लाइज कलेक्ट करते थे, लेकिन इतने भी ज़्यादा उसमें इतने इन्वॉल्व नहीं थे, डीपली डूबे हुए नहीं थे कि उनके बाकी इंटरेस्ट के लिए उनके पास टाइम ना हो। मतलब कि उनके साइंस के अलावा कई चीज़ों में और भी इंटरेस्ट थे। E. Bright also became a champion debater and public speaker. He was a champion debater and public speaker and a good canoeist and all-round outdoor person. एक बहुत ही अच्छे कैनोइस्ट थे। कैनोइस्ट मतलब person who canoe, who paddles a canoe. What is a canoe? It is a light boat जिसको पैडलिंग करने का बहुत शौक होता है। ठीक है, बहुत ही अच्छे कैनोइस्ट भी थे और एक ऑल राउंडर बंदे थे। ही इज़ ऑल्सो एन एक्सपर्ट फोटोग्राफर पर्टिकुलरली ऑफ नेचर एंड साइंटिफिक एग्जिबिट्स। वो बहुत ही अच्छे फोटोग्राफर थे और पर्टिकुलरली नेचर और साइंटिफिक एग्जिबिट्स की फोटोग्राफी वो करते थे। In high school, Richard E. Bright was a straight A student because learning was easy. He turned a lot of his energy towards debating and model United Nations clubs. He also found someone to admire. Richard A. Wearer, his social studies teacher and advisor to both clubs. अब भाई अपने हाई स्कूल में रिचर्ड ए ब्राइट स्ट्रेट ए स्टूडेंट थे, मतलब बहुत ही ब्राइट स्टूडेंट थे। उनके लिए लर्निंग बहुत ही इजी था, इसीलिए वो अपनी ज़्यादा एनर्जी किस में डाला करते थे, बाकी चीज़ों में डाला करते थे, जैसे कि डिबेटिंग में। ठीक है, और किस में उन्होंने अपनी पूरी एनर्जी डाली, मॉडल यूनाइटेड नेशंस क्लब भी उन्होंने ज्वाइन कर रखा था। और उनकी लाइफ में उनके एक एडमायरर भी थे जिनकी वो प्रेस किया करते थे, जिनके वो फ़ैन थे। कौन थे वो? रिचर्ड ए वियरर, उनके सोशल स्टडीज़ के टीचर। ठीक है, उनके सोशल स्टडीज़ के टीचर उनके बहुत ही बड़े एडमायरर थे, वो बहुत ही उनकी प्रेस किया करते थे। मतलब रिचर्ड ए ब्राइट के एक आइडल जिसे हम कहते हैं वो थे। एंड एडवाइज़र टू बोथ क्लब्स, मिस्टर वियरर एक परफेक्ट पर्सन थे उनके लिए उस टाइम पे। ही ओपन माई माइंड टू न्यू आइडियाज़, ए ब्राइट साइड। और ए ब्राइट कहते हैं उन्होंने मेरा माइंड ओपन किया, उन्होंने मुझे एक सही राह पे लेके आए और उन्होंने मेरा माइंड न्यू आइडियाज़ के लिए उन्होंने मुझे हेल्प करी और मुझे सिखाया कि ये सब चीज़ें ऐसे क्या क्या होती हैं। ठीक है, उन्होंने मुझे हर बार क्या किया, इंस्पायर किया।
तो उनके लिए वो एक बहुत ही परफेक्ट सोल थी। रिचर्ड वुड ऑलवेज गिव दैट एक्स्ट्रा एफर्ट, मिस्टर वेयरर सेड। अब मिस्टर वेयरर क्या कहते हैं? मिस्टर वेयरर कहते हैं कि रिचर्ड जो एक ऐसा बच्चा था जो कि हमेशा अपने एक्स्ट्रा एफर्ट्स पुट करता था, हमेशा उसके एफर्ट्स हमेशा एक्स्ट्रा ही होते थे, अपनी उससे ज़्यादा, अपनी जो उसकी होती है पोटेंशियल उससे ज़्यादा वो एफर्ट्स डालता था। वट प्लीज मी वॉज हेयर वॉज दिस पर्सन हु पुट इन 3 or 4 hours at night doing debate research besides doing all his research with butterflies and with other interests। मिस्टर वियरर कहते हैं कि इस बच्चे की सबसे अच्छी बात जो कि मुझे अट्रैक्ट करती है, जो कि मुझे प्लीज़ करती है, वो क्या थी कि ये बच्चा अपने रात के 3-4 घंटे किस में स्पेंड करता था? डिबेट रिसर्च करता था, डिबेट के ऊपर, डिबेट की प्रैक्टिस करता था, और साइड बाय साइड उसकी अपनी बटरफ्लाइज की रिसर्च और दूसरे इंटरेस्ट तो कैरी ऑन रहते ही थे, साथ साथ रात को भी वो इतनी मेहनत करता था डिबेट के ऊपर काम करता था कि कैसे डिबेट्स को सारा उनको आगे प्रोसीजर करना है, क्या क्या करना है। तो इससे हमें पता चलता है कि ही वॉज अ वेरी हार्ड वर्किंग पर्सन, दैट्स वाई ही बिकम अ फेमस साइंटिस्ट, है ना। बहुत ही ज़्यादा हार्ड वर्किंग थे, बहुत ही ज़्यादा। रिचर्ड इब्राइट, रिचर्ड वॉज कॉम्पिटिटिव, मिस्टर वेयरर कॉन्टिन्यूड। आगे मिस्टर वेयरर बताते कि रिचर्ड इब्राइट एक ही कॉम्पिटिटिव बंदा था, बहुत ही ज़्यादा, बट नॉट इन अ बैड सेंस, लेकिन बैड सेंस में नहीं। वो बताते हैं बैड सेंस में नहीं का मतलब क्या है बेटे? एक हम कॉम्पिटिटिव की भावना रखते हैं, हम लोग कहते हैं कि मुझे उससे ज़्यादा नंबर लेने हैं, तो हम क्या लेके आते हैं? एक जेलस माइंड में जेलसी, और यार मुझे गलत मीन्स अपनाना है, मुझे उसको अपने से ज़्यादा नंबर नहीं लेने देने, चाहे मुझे कुछ भी करना पड़े इसके लिए। सो दैट यू आर कॉम्पिटिटिव इन बैड सेंस। इसका मतलब है कि आप कॉम्पिटिटिव तो हो लेकिन बैड सेंस में कॉम्पिटिटिव हो, आप किसी का बुरा करके क्या कर रहे हो? उससे आगे निकलने की कोशिश कर रहे हो, है ना। बट ही वॉज नॉट कॉम्पिटिटिव इन बैड सेंस, वो बैड सेंस में नहीं थे कॉम्पिटिटिव। रिचर्ड wasn't interested in winning for winning sake or winning to get a prize। रिचर्ड कभी भी इसमें इंटरेस्ट नहीं रखते थे कि भाई वो विनिंग सेक के लिए जीतना चाहते थे या फिर उनको प्राइज़ मिले इसलिए कोई काम करते थे, वो कभी भी इसके लिए नहीं करते थे। वो हमेशा अपनी इम्प्रूवमेंट के लिए कोई भी काम किया करते थे, अपनी खुशी के लिए और अपनी इम्प्रूवमेंट के लिए, कि मुझे अपने आप को इसमें इम्प्रूव करना है, पहले से बेटर करना है अपने आप को। रादर ही वॉज विनिंग बिकॉज ही वॉन्टेड टू डू द बेस्ट जॉब ही कुड। हालांकि वो जीतते थे, किस लिए जीतते थे? क्योंकि वो हमेशा अपना बेस्ट रखते थे, पूरा अपना बेस्ट देते थे, और इसलिए वो जीतते भी थे। फॉर द राइट रीजन्स, सही रीजन्स के लिए ही वॉज टू बी द बेस्ट, वो बेस्ट बनना चाहते थे। क्लियर हो गई बेटे बात? वो हमेशा अपना बेस्ट रखते थे, अपने आप को इम्प्रूव करते थे, अपने कभी भी बैड स्पिरिट में कभी भी कंपटीशन नहीं रखते थे, और वो जीतते भी थे। And that is the one of the ingredient in making of a scientist. Starts with, underline these words, starts with first rate mind, add curiosity and mix in with to win for the right reasons. So these are the basic qualities that make him a great and famous scientist. What are that basic qualities? First, पहला तो उनके पास क्या था? फर्स्ट रेट माइंड, बहुत ही शार्प माइंड। फिर उसके साथ उनके अंदर साइंटिफिक क्यूरोसिटी थी। देन विल, जीतने की इच्छा राइट रीजंस के लिए, विल टू विन फॉर द राइट रीजंस। इब्राइट के अंदर ये सारी क्वालिटीज़ कूट कूट के भरी हुई थी। फ्रॉम द टाइम द बुक, जिस टाइम से उनकी लाइफ में ये बुक आई, कौन सी? द ट्रेवल्स ऑफ मोनार्क एक्स, उनका एक नई दुनिया साइंस की फील्ड में क्या हो गई? खुल गई। एंड रिचर्ड इब्राइट ने कभी अपनी साइंटिफिक क्यूरोसिटी ख़त्म नहीं करी, कभी लूज़ नहीं करी। एंड हाउ वी हैव सीन अ फेमस साइंटिस्ट इन फ्रंट ऑफ अस, रिचर्ड इब्राइट। ठीक है बेटे, हमारा चैप्टर मेकिंग ऑफ अ साइंटिस्ट। अब हम एक बारी फिर से जो आज हमने रीड किया है उसे एक बारी नटशेल में रीड करते हैं क्या था। उसके बाद वाइसरॉय बटरफ्लाई के बाद की वाइसरॉय बटरफ्लाईज मोनार्क को कॉपी करती हैं। अब उन्होंने सीनियर ईयर में क्या किया था? उन्होंने सेल्स ग्रो किए थे एक सर्टेन कल्चर में, एक मेंटेन टेम्परेचर में, और उन्होंने ये शो किया था कि ये जो सेल्स हैं ये डिवाइड होंगे और ये डेवलप होते हैं नॉर्मल बटरफ्लाई विंग स्केल्स में तभी जब इनको पर्टिकुलर हार्मोन मिलता है, और वो कौन देता है? गोल्ड स्पॉट्स रिलीज़ करते हैं। और उनके इस प्रोजेक्ट ने फर्स्ट प्लेस अटेन किया था जूलॉजी में, इंटरनेशनल फेयर में।
ठीक है बेटे। तो उनका ये जो प्रोजेक्ट था, उनको फर्स्ट डिवीज़न इस प्रोजेक्ट ने उनको दिलाई थी। फिर उसके बाद एक्सरे फ़ोटोज़ उन्होंने जब हार्मोन के केमिकल स्ट्रक्चर की देखी, तब उन्होंने ये एक्सरे फ़ोटो स्टडी करी, किसकी, केमिकल स्ट्रक्चर की, हार्मोन के केमिकल स्ट्रक्चर की। ये फ़ोटोज़ ने एक बायोलॉजी के सबसे बड़ी पज़ल को सोल्व किया, डीएनए के डाउट को क्लियर किया। ही डिटरमाइंड दैट डीएनए जो होता है वो ऐसा सब्सटेंस होता है वो जो कि न्यूक्लियस के अंदर होता है और किसको कंट्रोल करता है, हेरिडिटी को कंट्रोल करता है। इसीलिए जो डीएनए है वो क्या है, ब्लूप्रिंट है लाइफ का। उन्होंने ये पज़ल सॉल्व करी, बायोलॉजी की सबसे बड़ी पज़ल। रिचर्ड एब्राइट एक साइंटिस्ट बने, क्यों बने, क्योंकि उनके अंदर क्वालिटीज़ थी सबसे बड़ी, उनकी ड्राइविंग क्यूरोसिटी था ब्राइट माइंड के साथ साथ। उन्होंने अपनी जर्नी कहाँ से शुरू करी थी, बटरफ्लाइज कलेक्ट करने से उन्होंने अपनी जर्नी शुरू करी थी, और बटरफ्लाई कलेक्ट करने से उनकी जर्नी शुरू होकर ख़त्म कहाँ पे हुई, इस थ्योरी ऑफ लाइफ ऑफ सेल्स पे उनकी ये जर्नी ख़त्म हुई। ये ही नहीं था कि सिर्फ वो साइंस में इंटरेस्टेड थे, बहुत सारे उनके और भी इंटरेस्ट थे। इसके अलावा क्या इंटरेस्ट थे, वो एक बहुत ही अच्छे क्या थे, एक डिबेटर थे, पब्लिक स्पीकर थे, है ना। बहुत सारी उनके अंदर क्वालिटीज़ थी साइंटिस्ट बनने की। वो क्या क्या क्वालिटीज़ थी हमने पढ़ा, वो क्यूरियस थे, डेडिकेटिव थे और हार्ड वर्किंग थे। हमने रीड किया लास्ट में, उनका फर्स्ट रेट माइंड था, देन क्यूरोसिटी एंड विल टू विन फॉर द राइट रीज़न, है ना। कॉम्पिटिटिव थे लेकिन नॉट इन अ बैड सेंस। ही हैड अ विल, उनके अंदर एक इच्छा रहती थी जीतने की। बहुत ही इंटेलिजेंट थे और राइट रीजंस के लिए काम किया करते थे। वो कभी भी प्राइजेस के पीछे नहीं भागते थे, वो सिर्फ अपने आप को इम्प्रूव करने के लिए, इम्प्रूव करे वो अपने आप को, इसके लिए ही वो आगे बढ़ते थे। सो उनकी लाइफ का मेन हिस्सा क्या बनी, ये बुक बनी द ट्रेवल्स ऑफ मोनार्क एक्स, जिन्होंने उनकी लाइफ क्या कर दी, बिल्कुल बदल दी। ये द ट्रेवल्स ऑफ मोनार्क एक्स ओपन्ड द वर्ल्ड ऑफ साइंस टू हिम। इस बुक ने ही उनका एक नई दुनिया, एक नया भविष्य मतलब उनके लिए सेट कर रखा था कि ये बुक के इंट्रोडक्शन के बाद ही उनकी लाइफ में, इस बुक के इंट्रोडक्शन के बाद ही उनकी लाइफ जो है कैसे चेंज हो जाएगी। तो ये था बेटे हमारा चैप्टर द मेकिंग ऑफ अ साइंटिस्ट। आई होप आप लोगों को समझ में आ गया होगा। समझ में आया हो तो लाइक ज़रूर करना वीडियो को, सब्सक्राइब करना चैनल को और शेयर करना अपने फ्रेंड्स के साथ। थैंक यू।